नमस्ते दोस्तों, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल बाइट्स विद तनुजा। और आज हम समझेंगे आर्टिकल 12 के बारे में। तो आर्टिकल 12 ना हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ एक स्टूडेंट को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन से मना कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट का है। तो ये उसके राइट टू इक्वालिटी मतलब आर्टिकल 15 का वॉयलेशन है। तो अब वो स्टूडेंट कोर्ट जाके बोल सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट का मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है, तो प्लीज़ प्रोटेक्ट माय राइट। क्योंकि वो क्या थी, गवर्नमेंट स्कूल थी। बट वो ये केस किसी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नहीं कर सकता क्योंकि प्राइवेट बॉडी नॉर्मली स्टेट नहीं होती। ओके। और फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ना ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स किए जा सकते हैं। लेकिन स्टेट का मतलब क्या है, तो ये आर्टिकल 12 इस क्वेश्चन का जवाब देता है। तो क्या प्राइवेट स्कूल कुछ भी कर सकती है? तो बिल्कुल नहीं। आप ना उनके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो, लेकिन किसी और कानून के अंडर, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इक्वालिटी लॉ अंडर सिविल राइट्स। बट फंडामेंटल राइट को मतलब फंडामेंटल राइट का डायरेक्ट केस सिर्फ तब बनेगा जब वो बॉडी आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट होगी। तो आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट में ना ये सब शामिल होंगे। क्या क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी मीन्स वो बॉडीज़ जो लोकल लेवल पर गवर्नेंस का काम करती है, जैसे कि रोड बनाना, स्ट्रीट लाइट्स लगाना, वाटर सप्लाई करना, गार्बेज कलेक्शन एक्सेट्रा। मतलब म्यूनसिपाल्टी, पंचायत, जिला परिषद, ये सब अथॉरिटीज़ ना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है और पब्लिक वेलफेयर का काम करती है। वो होती है लोकल अथॉरिटीज़। तो फिर ये अदर अथॉरिटीज़ का क्या मतलब है? तो इस पे ना सबसे ज़्यादा डिबेट हुई है कोर्ट में। एक फेमस केस था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967। इस केस में कोर्ट ने अदर अथॉरिटी का मतलब बताया है। तो अदर अथॉरिटी का मतलब हर वो अथॉरिटी है जो किसी लॉ के थ्रू बनाई गई हो, जिसको गवर्नमेंट टाइप फंक्शन दिया गया हो, वो इंडिया के अंदर हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हो। तो ये डिसीज़न जो था अदर अथॉरिटी का, वो ना बहुत ही ब्रॉड था और कोर्ट ना काफ़ी कंफ्यूज हो गया था कि कौन कौन सी बॉडी को हम अदर अथॉरिटी में काउंट करेंगे। तो उनके अंदर क्वेश्चन अराइज हुए कि क्या पीएसयू अदर अथॉरिटी में आएगी, क्या क्या ट्रस्ट आएगी, क्या क्या प्राइवेट कंपनी जिनमें गवर्नमेंट का पैसा लगा है वो अदर अथॉरिटी में आएंगे क्या। तो कोई क्लियर टेस्ट या चेकलिस्ट नहीं थी, बस ना एक ब्रॉड डेफिनेशन थी। इसलिए ज़रूरी था कि गाइडलाइंस बनाना। ओके। तो फिर आया एक केस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस, जिसका नाम था रमना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979। कोर्ट ने ना कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की इस केस में। तो कोर्ट ने बोला कि अदर अथॉरिटी वो होगी जिसका एंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का है, मतलब कंपनी पूरी तरह सरकार की है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, या फिर सिर्फ उसी कंपनी को काम करने दिया गया हो, मतलब मोनोपोली हो, हर डिसीज़न में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो, पब्लिक सर्विस काम मतलब कि हेल्थ, एजुकेशन, उस टाइप के काम वो कर रही हो, या सरकारी विभाग को कॉरपोरेशन बना दिया गया हो। ओके, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कन्वर्टेड टू बॉडी। तो अगर ये चीज़ें मिलती है किसी अथॉरिटी से, तो वो अथॉरिटी भी स्टेट में जाएगी अंडर आर्टिकल 12। तो जब मोहनलाल केस और रमना दयाराम ने ऑलरेडी अदर अथॉरिटी को डिफाइन कर दिया था, तो फिर एजुस्डिम जेनेरिस का कॉन्सेप्ट मतलब प्रिंसिपल की क्या ज़रूरत आ पड़ी। तो एजुस्डिम जेनेरिस इज़ अ लैटिन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। जब किसी लिस्ट के एंड में एक जनरल वर्ड यूज़ होता है, तो जैसे कि अदर या फिर एक्सेट्रा, इस टाइप के वर्ड हो,
तो उसका मीनिंग भी उसी टाइप के पहले के वर्ड जैसा ही माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ लॉ सेज गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर एंड अदर अथॉरिटीज़, तो अदर अथॉरिटीज़ का मतलब भी ऐसा ही पब्लिक फंक्शन वाली बॉडीज़ होनी चाहिए, ना कि कोई भी रैंडम अथॉरिटी. ओके, तो व्हाई एजुस्डिम जेनेरिस वाज नीडेड आफ्टर मोहनलाल एंड रमन्ना केस? तो लेट्स सिंप्लीफाई द रीज़न स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो फर्स्ट है टू अवॉइड ओवर ब्रॉड इंटरप्रिटेशन. एक्चुअली हमने देखा था मोहनलाल केस में अदर अथॉरिटी का मतलब कोई भी अथॉरिटी हो सकती है जो स्टैच्यूटरी हो, पावर हो और पब्लिक काम करती हो, बताया गया था, राइट. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि अगर ये डेफिनेशन बहुत ही ब्रॉड हो गई तो हर छोटी बॉडी भी स्टेट बन सकती थी, चाहे वो सरकारी नेचर की हो या फिर ना हो. एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटी सी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस जो किसी ना सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, तो इस हिसाब से ना वो भी एक अदर अथॉरिटी में इंक्लूड हो जाती. तो इसी वजह से एजुस्डिम जेनेरिस प्रिंसिपल लगाया गया ताकि ये कन्फ्यूज़न ना हो. सेकेंड है टू कीप अदर अथॉरिटी इन सेम कैटेगरी. इन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस सांताबाई, इस केस में कोर्ट ने कहा कि अदर अथॉरिटीज़ का मतलब वैसे ही बॉडीज़ है जैसे पहले वाले वर्ड्स, दैट इज़ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर. ये कैसे है? ऑल पब्लिक लॉ बॉडीज़ है. तो कोर्ट ने बोला कि हम अदर अथॉरिटी को ऐसे ही पब्लिक या सोवरिन फंक्शन वाली बॉडीज़ तक लिमिट करेंगे. ओके, ना कि हर स्टैच्यूटरी बॉडी को इंक्लूड करेंगे. और थर्ड है टू प्रोटेक्ट द बैलेंस. फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स तभी होते हैं जब स्टेट इन्वॉल्व होता है, राइट. तो अगर प्राइवेट या नॉन सोवरिंग बॉडीज़ भी इंक्लूड कर दिए जाए, तो नॉन सोवरिंग बॉडीज़ मतलब कि अ बॉडी दैट डज नॉट हैव गवर्नमेंट पावर. ओके, तो ऐसे बॉडीज़ को अगर प्राइवेट या नॉन सोवरिंग बॉडीज़ को हम इंक्लूड कर देंगे ना, तो फंडामेंटल राइट का मिसयूज़ हो सकता है और कोर्ट ओवरलोड हो सकता है अननेसेसरी केसेस से. इन शॉर्ट, वाई एजुस्डिम जेनेरिस वॉज नीडेड? क्योंकि मोहनलाल एंड रमन्ना दयाराम गेव वाइड डेफिनेशन एंड टेस्ट, बट वाइड डेफिनेशन को कंट्रोल करने के लिए एजुस्डिम जेनेरिस प्रिंसिपल ज़रूरी था. और एजुस्डिम जेनेरिस इंश्योर कि अदर अथॉरिटी का मतलब वही बॉडीज़ हो जो सरकारी नेचर की हो, पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती हो और गवर्नमेंट जैसी हो, रैंडम प्राइवेट या स्टैच्यूटरी बॉडी ना हो. तो अब जब हमें पता चल गया कि एजुस्डिम जेनेरिस डॉक्ट्रिन कैसे अप्लाई होती है, तो फिर PSU जैसे कि LIC, ONGC, IFC ये भी स्टेट होते हैं क्या? तो सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम में LIC, ONGC और IFC को भी स्टेट बोला गया क्योंकि उनका काम भी गवर्नमेंट टाइप फंक्शन जैसा था. फिर एक क्वेश्चन आता है कि PSU तक तो ठीक है, बट क्या जुडिशियरी भी स्टेट है क्या? तो कुछ जूरिस्ट जैसे कि HM शिरवई और VN शुक्ला मानते थे कि जुडिशियरी भी स्टेट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आर्टिकल 145, 146 सुप्रीम कोर्ट खुद अपने रूल्स बनाते हैं, वो अपने स्टाफ अपॉइंट करते हैं, अपने सर्विस रूल्स डिसाइड करते हैं. तो रूल मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काम में जुडिशियरी भी स्टेट है, ऐसा बोला गया. ओके, लेकिन क्या सब कोर्ट ने इसे एग्री किया? तो नहीं, सब ने मिक्स्ड ओपिनियन दिया कि जैसे कि प्रेम गर्ग केस में ना जुडिशियरी को स्टेट माना गया रूल मेकिंग के लिए, ठीक है. और रतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में ना जुडिशियरी इज़ नॉट अ स्टेट बोला गया. और फिर आया AR अंतुल्य एंड NS मिर्जाकर केस, जहाँ पे कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जब जुडिशियल डिसीज़न या जजिंग केस का काम हो, मतलब कि जब जजेस कानून अप्लाई कर रहे हो, तो वो स्टेट नहीं है, और जब जजेस कानून बना रहे हो तो वो स्टेट है. ओके, मतलब कि रूल बनाना, स्टाफ अपॉइंट करना, इस तब क्या होता है, जुडिशियरी स्टेट होता है. ओके, मतलब रिक्रूटमेंट सर्विस रूल, इसमें जुडिशियरी स्टेट है, और केस डिसाइड करना, जजमेंट देना, उस टाइम पे जुडिशियरी स्टेट नहीं है.
तो दोस्तों आर्टिकल 12 का स्कोप ना टाइम के साथ बड़ा होता गया है। इसका मेन मकसद ये इंश्योर करना है कि फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बल्कि हर ऐसी अथॉरिटी के खिलाफ भी हो जो गवर्नमेंट जैसा काम करती हो। तो एक रैप अप देख लेते हैं आर्टिकल 12 का। तो आर्टिकल 12 टेल अस हु इज़ स्टेट फॉर द पर्पज़ ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसमें स्टेट इंक्लूड्स क्या क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी। Why important Article 12? Because fundamental rights can be enforced only against state, not private bodies. ओके फिर हमने देखा केस लॉ था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, जिसमें अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन बताई गई। क्या क्या है, एनी बॉडी मेड बाय लॉ डूइंग पब्लिक और गवर्नमेंट लाइक वर्क, वो होगी अदर अथॉरिटी। फिर आते हैं रमना दयाराम शेट्टी केस में, जहाँ पे कोर्ट गिव स्टेज टू चेक इफ़ अ बॉडी इज स्टेट और नॉट। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, जिसमें एजुस जेनेरस की डॉक्टरीन बताई गई, ओनली गवर्नमेंट लाइक बॉडीज़ आर इंक्लूडेड। फिर सुखदेव वर्सेस भगत राम केस में LIC ONGC को स्टेट बताया गया बिकॉज ऑफ पब्लिक ड्यूटीज़ एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। फिर जुडिशियरी स्टेट के बारे में हमने देखा, जुडिशियरी स्टेट है कि नहीं है। तो जुडिशियरी स्टेट है व्हेन मेकिंग रूल्स और अपॉइंटमेंट, और जुडिशियरी स्टेट नहीं होगी व्हेन गिविंग अ जजमेंट्स, मतलब जब वो जुडिशियल वर्क करेगी तब वो जुडिशियरी स्टेट नहीं होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि आर्टिकल 13 में कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नल एंड वॉइड हो जाते हैं, एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स भी देखेंगे। तो स्टे ट्यून।